गुड इवनिंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं गौरव मिश्रा आज आप सभी लोगों के साथ अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूं और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूं क्लास 12th का जो पहला यूनिट है बेसिकली, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आप सभी लोगों को बहुत बार बताया, बहुत बार समझाया है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जैसे साइंस है या दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक उसी तरीके से नॉलेज की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। यानी अगर हम ऐसे कहें कि इकोनॉमिक्स रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज अबाउट दैट द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, बट उसका जो स्कोप है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके बिहाफ पर ही हम लोग उसकी डेफिनेशन को समझते हैं और जानते हैं बच्चों। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जैसे दूसरे सब्जेक्ट हैं ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच है नॉलेज की, जिसमें हम लोग जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो हाउस होल्ड्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो बैंक हो या वो मार्केट हो, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब जब भी कभी आपसे पूछा जाता है कि भाई इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, तो याद रखना है बच्चों इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। और कब दो ब्रांचेस होती हैं? जब हम इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस पढ़ते हैं। यानी जब भी कभी हम लोग साइंस बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स एज साइंस, तो उसकी दो ब्रांच होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जब भी कभी हम लोग ये स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, तो भी उसकी दो ही ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच जो होती है उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और दूसरी ब्रांच जो होती है उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक यूनिट्स के इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी करते हैं। यानी इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग इकोनॉमिक यूनिट्स का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी भी होता है। और आपको याद रखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जो है वो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल बोले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है या इकोनॉमिक एनालिसिस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इकोनॉमी को एग्रीगेट फॉर्म में स्टडी करते हैं। यानी जितनी भी आपकी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उन सभी को एक साथ एग्रीगेट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम सभी लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर हम आप सभी लोग देख सकते हो बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला अभी मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज होल। ये क्या करता है? ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। अब देखिए डिफरेंस समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि शुगर इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री में अगर हम उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है जिसको हम शुगर इंडस्ट्री बोल रहे हैं और उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। बट अगर हम कहें कि एक पूरी की पूरी कंट्री में ये इकोनॉमी में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, यानी सारी की सारी इंडस्ट्रीज को एक मानकर, एग्रीगेट मानकर, एक साथ मानकर अगर हम उनके प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल
पे स्टडी करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि डील्स विद लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा लार्ज एग्रीगेट्स से रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिविजुअल इनकम जो है वो किसका सब्जेक्ट मैटर होगा, तो आप क्या बताओगे कि इंडिविजुअल जो आपका इंडिविजुअल इनकम जो है वो सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नेशनल इनकम किसका पार्ट है, तो नेशनल इनकम एग्रीगेट फॉर्म में स्टडी किया जाता है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जब भी महंगाई की बात करते हैं तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के से रिलेटेड होता है, यानी इकोनॉमी में अवेलेबल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सभी के जनरल प्राइस, यानी प्राइस को एक साथ जब लिया जाता है तो जनरल प्राइस बोला जाता है, उससे रिलेटेड होता है। तो इन्फ्लेशन जो है वो किसका पार्ट हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एम्प्लॉयमेंट, जब भी कभी हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार किसी इंडिविजुअल पर्सन से मिलकर नहीं बनता है, बल्कि मास ऑफ पीपल्स यानी बहुत सारे लोग जो काम पर लगे होते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए और वो रेडी होते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। और उनके थ्रू जो टास्क परफॉर्म किए जा रहे होते हैं और जो उनको वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो जाती है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, जब भी कभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते बल्कि एग्रीगेट लेवल की बात करते हैं, यानी पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। तो ये किसका पार्ट हो जाता है बेटा, ये पार्ट हो जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट देखिए यहां पर मैंने लिखा है फोकसेस ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। अगर पूरी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें हम आप फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, बैंक्स सब कुछ आ जाता है, मार्केट्स सब कुछ इंक्लूड होता है। और जब हम उन सभी चीजों को एक मानकर एक फॉर्म में स्टडी करते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है या आईसीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछता है या यूपी बोर्ड, कहीं भी बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड की बात की जाए तो अक्सर आपसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है कि भाई बताइए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है एक तरीके का फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, साथ ही साथ में मनी का, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी किसी भी इकोनॉमी में जो अलग अलग सेक्टर्स अवेलेबल होते हैं उन सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का, साथ ही साथ में जो मनी का फ्लो हो रहा होता है उसका जो सर्कुलर फॉर्म बनता है उसे हम लोग सर्कुलर इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उसे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। जब भी कभी हम लोग बात करते हैं कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम कैसे समझेंगे, तो देखिए उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में जब भी कभी हम लोग परफॉर्मेंस के बिहाफ पर बात करते हैं या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बिहाफ पर बात करते हैं तो उसके कितने सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं उसमें। पहला कौन सा होता है, पहला आपका होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को बच्चों हम लोग जो है ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, यानी वो सेक्टर इकोनॉमी का जो क्या करता है, जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इनका जो मालिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग हाउस होल्ड्स बोलते हैं। दूसरा, अगर दूसरे सेक्टर की बात की जाए तो दूसरा सेक्टर जो होता है वो फर्म सेक्टर होता है, और फर्म सेक्टर वो सेक्टर होता है जो किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेता है। ठीक है, उसे हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोलते हैं, हम उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं या इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा सेक्टर जो होता है बच्चों उसे हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि
एक इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तथा जो आपकी वेलफेयर, जो आपकी जितने भी प्रोग्राम होते हैं या प्लानिंग्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, और किस तरीके से किसी भी कंट्री का पेस जो है, ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए प्लानिंग करता है, उसके लिए एग्जीक्यूशन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो उन सभी के ऊपर जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर कहलाता है। उसके बाद में चौथा जो सेक्टर होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है, जिसे हम लोग फॉरेन सेक्टर या एब्रॉड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। फॉरेन सेक्टर और एब्रॉड सेक्टर में हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होने वाले जितने भी फैक्टर जो पेमेंट्स होते हैं उन सभी को इंक्लूड करते हैं। आप सभी को पता है कि दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और हमारे देश के लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, यानी हमारा देश फॉरेनर्स को क्या कर रहा होगा, जो यहाँ पर काम कर रहे होंगे उनको सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह पेड करता है। ठीक इसी तरीके से दूसरे देश जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, सैलरी और वेजेस वगैरह पेड करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम किसी दूसरे देश में बनने वाली चीजों को खरीदते हैं जिसे हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे देश में बनने वाली चीजों को दूसरे देश खरीदते हैं जिसको हम लोग एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो चाहे वो किसी कंट्री के बीच में जो रेंट हो गया यानी वेजेस हो गया, या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इनका जो आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो बेसिकली 4 सेक्टर जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके इकोनॉमी में। पहला आपका होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसे हम लोग ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। दूसरा होता है फर्म सेक्टर, जिसको हम लोग इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर से के नाम से भी जानते हैं, और इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का डिसीजन जो होता है वो फर्म सेक्टर लेता है। तीसरा सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि वेलफेयर एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम कर रहा होता है। साथ ही साथ में चौथा सेक्टर जो होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है, यानी हम अपनी मार्केट्स को दूसरे कंट्री के मार्केट्स के साथ में इंटीग्रेट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, या फैक्टर इनकम हमारे कंट्री में आते हैं, फैक्टर इनकम हम दूसरी कंट्री को फैक्टर पेमेंट्स करते हैं, तो वो सब कुछ पार्ट किसका होता है, वो आपका हो जाता है बच्चों, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि आपका जो क्लास 12th का जो सिलेबस है, उस क्लास 12th के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल इकोनॉमी क्या है, तो सिंपल इकोनॉमी का वो काइंड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है फर्म सेक्टर। तीसरे सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को इससे एक्सक्लूड किया जाता है, और इसलिए आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं पर ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी का भी पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज इनका मालिक होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। क्यों फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फर्म्स जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेते हैं और उसको प्रोड्यूस भी करते हैं इकोनॉमी में। अब जब ये अपना क्या करते हैं बेटा, अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, तो फर्म्स उनके बदले जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट करते हैं, वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, ये जो चीज है ये फर्म सेक्टर के लिए फैक्टर पेमेंट होगी, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ये फैक्टर इनकम होगी। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के टाइम पे। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाउस होल्ड सेक्टर के लिए रेंट, वेजेस और प्रॉफिट जो और इंटरेस्ट वगैरह जो है ये क्या होगा, ये फैक्टर पेमेंट होगा या फैक्टर इनकम होगी, तो याद रखना है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम होगी, लेकिन फर्म सेक्टर के लिए यही चीज फैक्टर पेमेंट हो जाती है। ये आपको याद रखना है बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई
बच्चों एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या मैं आपको ऑडिबल हूं और विजिबल हूं, मेरी वॉइस आपको क्लियर है, मैं आपको विजिबल हूं या नहीं हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइएगा, और अगर कोई आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा है स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्टेजेस में बेटा हमेशा याद रखिएगा इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है प्रोडक्शन स्टेज, या जिसको हम लोग जनरेशन फेज भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका इनकम स्टेज, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग एक्सपेंडिचर स्टेज बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है एक्सपेंडिचर जो है फेज भी बोलते हैं, या डिस्पोजिशन फेज भी के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। अब भाई प्रोडक्शन फेज में क्या होता है या प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? प्रोडक्शन स्टेज में या जनरेशन स्टेज में फर्म्स जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और उनके गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, यानी लैंड की सर्विस, कैपिटल की सर्विस, साथ ही साथ में आपका लेबर की सर्विस और एंटरप्राइज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसको? फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। इनकम स्टेज में क्या होता है? इनकम स्टेज में जो फर्म्स होती हैं वो उन ली गई सर्विसेज के बदले, यानी लैंड की सर्विस के बदले, लेबर की सर्विस के बदले, कैपिटल की सर्विस के बदले और प्रॉफिट की सर्विस के बदले क्या करते हैं, एंटरप्राइज की सर्विस के बदले वो उन्हें क्या देते हैं? उन्हें फैक्टर पेमेंट करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई कि बताइए फैक्टर पेमेंट जो है उसका एग्जाम्पल बताइए क्या होता है, तो फैक्टर पेमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेंट, वेजेस, सैलरी भी उसी का पार्ट होता है, साथ ही साथ में आपका इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सभी आपके फैक्टर क्या होते हैं? पेमेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसको फैक्टर इनकम का भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक्सपेंडिचर स्टेज के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जब हाउस होल्ड्स को पैसा मिलता है, यानी सैलरी के फॉर्म में जब उन्हें इनकम मिलती है, या रेंट के फॉर्म में उन्हें इनकम मिलती है, या फिर उन्हें प्रॉफिट के फॉर्म में इनकम मिलती है, या उन्हें इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम मिलती है, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खर्च कर देते हैं, और किसे दे देते हैं? वो फिर से फर्म्स को लौटा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि फर्म ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? फिर से फर्म्स को वो पैसा दे देते हैं, और फर्म्स उसके बदले उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे देते हैं। तो इस तरीके से ये एक लूप बन जाता है, जिसे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों हाउ मेनी सेक्टर्स इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो याद रखना है सेक्टर्स की जब भी बात आएगी तो आपके 1 2 3 4 सेक्टर्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया हाउस होल्ड सेक्टर, इसको हम लोग जो है फैमिलीज के नाम से भी जानते हैं, और ये सप्लाई करते हैं किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। किसको देते हैं? फर्म्स को देते हैं। फर्म सेक्टर्स क्या करते हैं? फर्म सेक्टर्स जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेते हैं और उसको प्रोड्यूस करते भी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ में टैक्सेस जो होते हैं और जो सर्विसेज जो होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और वेलफेयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, या पब्लिक सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन सेक्टर क्या होता है? इसमें हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है वो बेसिकली हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूं सर्कुलर फ्लो का डायग्राम 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में, जिसको हम लोग सिंपल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, तो याद रखना है बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी refers to that form of economy in which we do not include the rest of the world or foreign sector, or in other words we can say that there is restriction on import and exports। यानी एक ऐसा इकोनॉमी का फॉर्म जिसमें हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, या जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा होता है,
तो उस तरीके की इकोनॉमी को हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड होंगे, तो पहला आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म सेक्टर और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। इस तरीके की इकोनॉमी में अपनी ही कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और अपनी ही कंट्री में उनको सप्लाई किया जाता है और बेचा जाता है। उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। बट अगर आपसे कोई पूछे ओपन इकोनॉमी क्या होता है, तो क्या बताएगा? ओपन इकोनॉमी का वो काइंड होता है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे के सारे सेक्टर्स यानी चार के चारों सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे फर्म सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, तो उसे हम लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो ओपन इकोनॉमी में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन होता है। अब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर इंक्लूड होते हैं, तो जल्दबाजी में 2 आंसर मत लगा दीजिएगा, बल्कि याद रखिएगा 3 सेक्टर इंक्लूड होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फर्म सेक्टर और तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन ओपन इकोनॉमी में 4 के चारों सेक्टर इंक्लूड होते हैं, ये याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं और आपको बनाकर दिखाते हैं एक सर्कुलर फ्लो का डायग्राम कि वो कैसे बनता है। जरा ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा कि वो डायग्राम किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम 2 यहां पर सेक्टर्स लेंगे। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा हो जाएगा हमारा फर्म सेक्टर। अब इसको आप फर्म लिखें, फर्म भी लिख सकते हैं और हाउस होल्ड्स भी लिख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं बच्चों, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं फैक्टर सर्विसेज? लैंड के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में और एंटरप्राइज के फॉर्म में, ठीक है, कैपिटल के फॉर्म में। फर्म इसके बदले क्या करते हैं बच्चों? फर्म्स इसके बदले इनको करते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट करते हैं। यानी रेंट वेजेस वगैरह जो होता है, रेंट वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, ये और प्रॉफिट ये प्रोवाइड करते हैं किसको? हाउस होल्ड्स को। और हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? जब उन्हें पैसा मिल जाता है यानी रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, तो वो उनकी इनकम होती है और उस इनकम को वो खर्च करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। यानी वो उसको खर्च कर देते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर करते हैं। और जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं तो फर्म्स उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी जो डिमांड होती है, उनकी जो जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम, ठीक है, इसे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम बोलते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम में अगर आपको पूछ ले कि कैसे बनाया जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो आप लोगों को इसी तरीके से डायग्राम बनाना होता है और समझाना होता है बच्चों। फैक्टर सर्विसेज याद रखिएगा, फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं वो लैंड की सर्विस, लेबर की सर्विस और कैपिटल और एंटरप्राइज वगैरह की जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक चीज और याद रखनी है बच्चों, यहीं से क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो डायग्राम होता है, इसी से 2 फ्लो निकलते हैं। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है, याद रखिएगा, यहीं से 2 आपके फ्लो निकलते हैं। एक होता है आपका रियल फ्लो, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। याद रखना है आपको, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। रियल फ्लो के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये रियल फ्लो क्या होता है बेटा? रियल फ्लो इकोनॉमी में अवेलेबल जितने भी आपके सेक्टर्स हैं उनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, जिसमें हम लोग मनी को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जो है रियल फ्लो बोलते हैं। तो ये याद रखना है
कि इट इज द फ्लो ऑफ goods and services across different sector of an economy, sectors of an economy। ओके बच्चों, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि रियल फ्लो जो होता है उसमें हम लोग मनी का यूज नहीं करते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ मनी, इसमें हम लोग मनी का यूज नहीं करते हैं और इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो known as barter flow and, या और करते हैं, एंड की जगह पर और, फिजिकल फ्लो, या हम इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो के नाम से जानते हैं, फिजिकल फ्लो। हम लोग इसको फिजिकल फ्लो के नाम से भी बच्चों जानते हैं, तो याद रखना है। रियल फ्लो जो होता है वो क्या, फ्लो का कौन सा काइंड होता है, वो किस तरीके का फ्लो होता है, वो फ्लो होता है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उनके फ्लो को इंक्लूड करते हैं, इसमें मनी का यूज नहीं होता है और इसे हम लोग बार्टर फ्लो या फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बच्चों जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मनी फ्लो बोलते हैं। जो दूसरा फ्लो होता है उसे हम लोग मनी फ्लो के नाम से जानते हैं, मनी फ्लो। अब ये मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो जो होता है वो फ्लो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मनी के फ्लो को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस different sectors of an economy। और बच्चों याद रखना है, इसे हम लोग जो है, इसी को हम लोग जो है मॉनेटरी फ्लो या नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो known as monetary flow and या फिर हम लोग इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। तो ये आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नॉमिनल फ्लो क्या होता है तो वो मनी फ्लो को ही हम लोग नॉमिनल फ्लो के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इतनी चीज समझने के बाद में अब आपको समझना है बच्चों कि भाई लीकेज क्या होता है और क्या होता है इंजेक्शंस। बच्चों लीकेज और इंजेक्शन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो घुमा, देखिए जाहिर सी बात है कि सीबीएसई बोर्ड ने अब एक चीज सामने बिल्कुल सभी को बता दी है और समझा दी है, आने वाले पेपर से अंदाजा लग ही गया होगा आप लोगों को कि भाई वो कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वो आपसे लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी, वो आपसे रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछेगी। तो आपको जब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो याद रखना है लीकेजेस का मतलब क्या होता है, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नोन एज लीकेजेस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मनी जो है उसको निकाल लेना, उसका बहाव यानी बाहर की ओर मनी निकल जाना जो है वो क्या कहलाता है, वो लीकेज कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पाइप है, एक सर्कुलर पाइप है और सर्कुलर पाइप में क्या है, पानी बह रहा है बहुत तेजी से। अब वहीं से क्या हो जाए कि उसमें कहीं पर एक छोटा सा होल हो जाए और वहां से पानी निकलना शुरू हो जाए।
तो उससे क्या होगा, उससे जो वो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से विड्रॉल ऑफ मनी कर लिया जाता है, यानी मनी को निकाल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो वीक हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। अब अगर कोई आपसे पूछे लीकेजेस के एग्जांपल्स बताइए, तो सेविंग्स, अगर लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग करने लगेंगे तो इसका मतलब जो है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मनी की कमी हो जाएगी, जिससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हो जाएगी वो कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। टैक्सेस, जब कभी भी टैक्स दिया जाता है, यानी टैक्स के फॉर्म में हम लोग पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, तो उससे क्या होता है, उससे भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो क्या होता है, वो वीक होता है। साथ ही साथ में इंपोर्ट्स, जब हम इंपोर्ट्स करते हैं तो उससे हमारी कंट्री का से पैसा जो है वो दूसरी कंट्री को जाता है, तो इससे क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो वीक होता है। इंजेक्शंस क्या होते हैं, इंजेक्शंस बेटा वो आपके मनी का फॉर्म है, या हम ऐसे कह सकते हैं इंजेक्शन रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब भी कभी हम लोग मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं। और हमेशा याद रखना है कि अगर उस पानी बहती हुई पाइप जो थी उसमें क्या किया जाए, उसमें पहली चीज क्या कर दी जाए कि जो होल था उसको बंद कर दिया जाए, और उसके बाद में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऑफ वाटर जो है उस पाइप में भर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर मनी का इंट्रोडक्शन किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, तो उससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है बूस्ट हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा जा रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के फॉर्म में पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जाता है। साथ ही साथ में एक्सपोर्ट्स, यानी अगर दूसरे देश हमसे कोई चीज खरीदते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है, जिससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, बूस्ट होता है। तो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा लीकेज का, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंजेक्शंस का, तो आप इस तरीके से इसको बता और समझा दीजिएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होती है जब लीकेज और इंजेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यानी सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स का वैल्यू और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स का वैल्यू अगर एक दूसरे के बराबर हो जाए, या दूसरे टर्म्स में इंजेक्शंस और लीकेज एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं एज्यूम्शंस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। अक्सर आपसे पूछता है कि भैया बताइए सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके लिए क्या एज्यूम्शंस होंगी, या कुछ और घुमा कर भी इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन सिंपल इकोनॉमी व्हाट आर द एज्यूम्शंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या आपसे पूछ सकता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में, तो क्या उसमें हम सिर्फ दो ही सेक्टर को इंक्लूड करेंगे, क्या ये सही है या गलत है। तो आपको उसको एनालिसिस करके बताना और समझाना होगा। तो पहली चीज एज्यूम्शन क्या है कि एज्यूम्शन ये होता है कि सिर्फ दो ही सेक्टर इंक्लूड होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। तीसरा या चौथा सेक्टर नहीं होता है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड होता है, ना ही फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होता है, ठीक है। हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें जो कुछ भी इनकम रिसीव होती है, यानी फैक्टर इनकम उन्हें मिलती है रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, उसमें से वो कुछ भी सेविंग्स नहीं करते, सारी की सारी इनकम खर्च कर देते हैं अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी हम यहां पर कहेंगे नो सेविंग्स, यहां पर सेविंग्स इंक्लूड नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से फर्म्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोडक्शन गुड्स का ही, जो कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं उन्हीं का प्रोडक्शन करते हैं और कुछ भी स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं, बल्कि जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं वो सारा का सारा क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं, हाउस होल्ड्स को।
तो ये एज्यूम्शंस हैं, ये एज्यूम्शंस आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए फैक्टर इनकम क्या होती है। तो सबसे पहली चीज याद रखना है, फैक्टर इनकम एक बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है। बाइलेटरल का मतलब है कि जिसमें जब आप एक काम करोगे तो उसके बदले आपको जो इनकम मिलती है, यानी ऐसा नहीं कि फ्री में आपको इनकम मिल रही हो। अगर आप किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज हो तभी आपको उस तरीके की जो इनकम मिलती है, तो उसे हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर इनकम क्या होती है तो आप बताइएगा फैक्टर इनकम रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच रिसीव्ड टू हाउस होल्ड्स, क्योंकि यहां पर हम लोग टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम हाउस होल्ड्स ही बोलेंगे, विच रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स आफ्टर एंगेजिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, या आफ्टर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू फर्म सेक्टर। तो ये लैंग्वेज अपनी अपनी है, आप अलग अलग तरीके से उसको ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। अब भाई यहां पर क्या होता है, इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके थ्रू अर्न की जाने वाली इनकम या हाउस होल्ड्स के थ्रू अर्न की जाने वाली इनकम जो होती है उसे हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेबर, उसे वेजेस मिलता है या सैलरी मिलती है। लैंड लॉर्ड जो होता है उससे रेंट मिलता है। जो कैपिटलिस्ट होता है उसे इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे प्रॉफिट मिलता है। तो ये बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है, ये दो डायरेक्शन में टू डायरेक्शनल अप्रोच है, ये आपको याद रखना है। जब भी कभी ट्रांसफर इनकम की बात आती है तो ट्रांसफर इनकम जो है वो विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस जो होती है वो रिसीव हो रही होती है, यानी दैट काइंड ऑफ इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी without engaging or participating in any productive activity that is known as transfer income, तो उसे हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी बिना किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हुए जो इनकम हमें मिल रही होती है वो उसे हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। और ट्रांसफर इनकम जो है ये आपका सिंगल डायरेक्शनल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका मोनो डायमेंशनल अप्रोच है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में चलने वाला अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, सब्सिडीज हो गई, ठीक है, डोनेशंस हो गए, चैरिटी हो गई, ये सब आपके क्या होते हैं, ये ट्रांसफर इनकम होते हैं, क्योंकि ये बिना किसी भी तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हुए रिसीव हो रहे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है और एक बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है। दूसरा होता है स्टॉक एंड फ्लो के बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों, स्टॉक कॉन्सेप्ट्स या स्टॉक वेरिएबल्स वो आपके वेरिएबल्स या क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा होता है, यानी स्टॉक रिफर्स टू दैट वेरिएबल्स और दैट क्वांटिटीज, the magnitude of that variables or quantities are measured at a particular point of time, समय के एक निश्चित बिंदु के ऊपर जिनका मैग्नीट्यूड मेजर किया जा रहा होता है, जिनकी मात्रा मापी जा रही होती है उसे हम लोग स्टॉक क्वांटिटीज या वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे बच्चों कैपिटल हो गया, वेल्थ हो गया उसके बाद में बैलेंस इन बैंक अकाउंट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गए, ये सभी आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं क्योंकि हम इसको टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको याद रखना, एक हिंट देता हूं कि अगर किसी भी आप क्वांटिटी में आपको ईयर भी दिया हो, आपको डे भी दिया हो, आपको मंथ भी दिया हो और आपसे कहा जा रहा हो कि बताइए स्टॉक क्वांटिटी है या आपकी फ्लो क्वांटिटी है, तो आपको तुरंत बता देना कि स्टॉक क्वांटिटी है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रोडक्शन ऑन 31 मार्च 2023, तो अब यहां पर प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, आपको ये नहीं समझना है कि प्रोडक्शन फ्लो है या फिर आपका स्टॉक है, आपको तुरंत टाइम देखना है। वहां पर आपको एक डेट भी दी है, मंथ भी दी है, ईयर भी दिया है, तो इसका मतलब अब वो बात खत्म हो गई कि प्रोडक्शन जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ में अगर टाइम दे दिया गया, डेट दे दिया गया, मंथ दे दिया गया, तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा है, तो वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो पहचान यही होती है, ठीक है।
आगे बात करते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट की। तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बेटा? फ्लो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, यानी वो क्वांटिटीज या वो वेरिएबल्स जिनका मैग्नीट्यूड ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट हो गया, सैलरी हो गया, लॉसेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एनुअल प्रॉफिट, तो एनुअल प्रॉफिट का मतलब पूरे साल का प्रॉफिट। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2023, तो इसका मतलब ड्यूरिंग लग गया, तो पूरे साल के दौरान, पूरे 2023 के दौरान आपने कितना प्रोडक्शन किया। तो अगर जहां पर आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जो है फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब एक चीज और याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि स्टॉक जो है वो टाइम डायमेंशनल होता है या नहीं होता है, तो याद रखना स्टॉक क्वांटिटीज टाइम डायमेंशनल नहीं होती हैं, लेकिन फ्लो जो क्वांटिटीज होती हैं वो टाइम डायमेंशनल होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन लेमन ने दी है, और प्रोफेसर लेमन के अकॉर्डिंग क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी कोई भी वो एक जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू लॉज के थ्रू क्या किया गया हो, डिसाइड किया गया हो कि वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी है। ठीक है, इसमें हम लोग किन किन चीजों को भाई इंक्लूड करते हैं? इसमें हम लोग एम्बेसीज को इंक्लूड करते हैं, हम लोग दूसरे कंट्री के एम्बेसीज जो होती है उनको इंक्लूड करते हैं, दूसरी कंट्री के जो शिप्स या एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो होते हैं उसको भी हम लोग इंक्लूड इसमें करते हैं, और साथ ही साथ में हम लोगों का जो रीजन होगा उसे तो हम लोग इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री विच इज सिचुएटेड इन मुंबई इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट, तो आंसर हो जाएगा यस, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रशियन एम्बेसी विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट, तो आंसर होगा यस। देखिए, वो रशियन एम्बेसी जरूर है, दूसरे देश की एम्बेसी जरूर है, लेकिन उसके ऊपर डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। किसी भी देश की जो डोमेस्टिक एम्बेसीज होते हैं या काउंसलेट्स होते हैं या एयरक्राफ्ट्स वगैरह की सर्विसेज होती हैं या आपके शिप्स वगैरह की सर्विसेज होती हैं, उनको हम लोग जो है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर करते हैं जहां से वो बिलोंग हो रही होती हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। रशियन एम्बेसी भले हमारे यहाँ पर है, लेकिन वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, बल्कि वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगी? वो पार्ट हो जाएगी रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो ये याद रखना है, इस तरीके से आपको ये याद रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स किसी भी कंट्री में या किसी भी नेशन या इकोनॉमी में वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या वो पर्सन्स होते हैं जो नॉर्मली उसी कंट्री में रिजाइड करते हैं और जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं वो उसी कंट्री से लाइक होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हूं, क्योंकि मैं इसी कंट्री में रह रहा हूं, इसी कंट्री में मैं कमाता हूं और इसी कंट्री के लिए मैं खर्च कर रहा हूं। यहां पर एक कंडीशन और है, याद रखना है कि कोई भी बंदा भले वो किसी दूसरे देश का क्यों ना हो, वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है अगर उसने क्या किया हो, यहाँ पर 1 साल से ज्यादा का टाइम गुजार दिया हो और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री से जुड़ गए हों। जैसे अगर मैं बात करता हूं अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार जो है उनकी सिटीजनशिप की बात की जाए तो वो कनाडा के हैं, ठीक है, लेकिन वो इंडिया में रह रहे हैं और रहते हुए उन्हें 1 साल से ज्यादा हो गया और उनकी कमाई का सारा रिसोर्स इंडिया से ही है और यहां पर ही वो खर्च करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे।
जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं HSBC हांगकांग संघाई एंड बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जो कि चाइना की एक बैंकिंग कंपनी है, और अगर वो भारत में आकर क्या कर रही है, काम कर रही है, और उसने 1 साल से ज्यादा का टाइम यहाँ पर गुजार दिया है, साथ ही साथ में उसकी इनकम के सारे रिसोर्सेज यहाँ से जुड़ चुके हैं, तो इसका मतलब वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगी, वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट्स भी कंसीडर की जाएगी। तो ये आपको याद रखना होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, इंडियन वर्किंग एंड लिविंग इन इंडिया आर नॉर्मल रेजिडेंट्स, उन्हें हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजों को समझाया है, नॉर्मल रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट समझाया है, और साथ ही साथ में आपको मैंने एक एग्जांपल्स और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि अ टूरिस्ट हु विजिटेड इंडिया फॉर 3 months टू वॉच द ताजमहल, एक ऐसा फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पर इंडिया आया है या आया था, 3 महीने यहाँ पर रुका और वो ताजमहल देखने के लिए यहाँ पर आया था, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? तो आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं जुड़ा है और ना ही उसने 1 साल का टाइम यहाँ पर गुजारा है। तो इसका मतलब आपको कुछ एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं कि दूसरे देशों के अगर स्टूडेंट्स जो हमारे देश में पढ़ाई करने के लिए आते हैं या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पस से हमारे कंट्री में दूसरे देशों के लोग आते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक मोटिव या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री से लाई नहीं करता है, भले वो 1 साल से ज्यादा ही हमारी कंट्री में रुक क्यों ना गए हों। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछते रहिएगा। रिवीजन फेज स्टार्ट हो चुका है और इसको जल्दी से जल्दी एक दूसरे को आप लोग शेयर करते रहिए। मुझे पता है कि अभी आप लोग अपने दूसरे एग्जाम्स में बिजी हैं, बट आपको जैसे ही मौका मिले इस वीडियो को तुरंत देखिएगा, एक बार रिकैप कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम देने के टाइम कीवर्ड्स का यूज कीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आए। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर credibility and everything. Thank you so much. Now I have to leave right now, and we will meet in next session to understand some more thing about macroeconomics. So from my side, good night, sweet dreams, Jai Hind, Jai Bharat.